और सबसे पहले बात करेंगे प्रियंका गांधी की। मुश्किलें किस तरह से बढ़ी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मुश्किल में दिख रही हैं क्योंकि ईडी की जो चार्जशीट है उसमें उनका जिक्र किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। तो किस तरह से उन पर ये एक दबाव कहीं ना कहीं बना है, ये समझने की जरूरत है क्योंकि उनके नाम का जिक्र किया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी चार्जशीट में जिक्र किया है। ईडी ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का जिक्र किया है। मामला एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी से जुड़ा है, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी आरोप है। ईडी का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट के द्वारा हरियाणा में जमीन खरीदी, फिर उसी जमीन को उसी रियल एस्टेट एजेंट को दोबारा वापस बेच दिया। आरोप है कि रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा ने फरीदाबाद के गांव अमीपुर में वाड्रा और थम्पी दोनों को जमीनें बेची थी। एचएल पाहवा ने हरियाणा में जमीन की खरीद के लिए बही खातों से नकदी प्राप्त की और वाड्रा ने बिक्री के लिए पूरी राशि का भुगतान नहीं किया था। पाहवा ने 2006 में प्रियंका गांधी को खेती के लिए 40 कनाल यानी लगभग 5 एकड़ जमीन बेची और 2010 में उनसे इसे वापस खरीद लिया। तो 2006 में बेची, 2010 में वापस खरीद दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि वाड्रा और थम्पी के बीच एक लंबा और गहरा रिश्ता है जो सामान्य और व्यावसायिक हितों तक फैला हुआ है। इस बीच लंदन में एक संपत्ति की खरीद के संबंध में भी वाड्रा का जिक्र किया गया है, जो कि जांच का हिस्सा है। और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि अंग्रेज गांधी के नाम से डरते थे और आज केंद्र गांधी परिवार से डरता है। केंद्र में हम शक्तिशाली है ऐसा बताने वाले गांधी परिवार को इतनी डरते हैं। तब भी अंग्रेज गांधी को डरते थे, आज की सरकार भी गांधी को डरती है और इसलिए ऐसे सब मामलों में गांधी परिवार को डालकर लोगों को मूल इश्यू से डाइवर्ट करने की साजिश केंद्र की सरकार कर रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस खबर पर नीरज, आपसे समझना चाहेंगे, आपने सुना कि राजनीति शुरू हो गई है और जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप जैसे ही लगते हैं तो तमाम दूसरे साथी ढूंढे जाने लगते हैं। आपने सुना कि प्रियंका गांधी का अंग्रेजों के साथ संघर्ष, उससे जोड़ने की कोशिश की है। बहरहाल ये समझना चाहेंगे ये पूरा मामला किस तरह से है कि क्यों प्रियंका गांधी का नाम इसमें डाला गया है, क्या कुछ वजह है और क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, राजनीति निखिल कोई पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी अगर आप देखें, चाहे राहुल गांधी को लेकर हो, इसके अलावा जो रॉबर्ट वाड्रा हैं उनसे जब पूछताछ हुई थी तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ईडी ऑफिस के सामने ही धरना प्रदर्शन किया था। प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंचती थी। राहुल गांधी से जब ईडी की पूछताछ हुई थी तो आपने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस मुख्यालय से लेकर और ईडी के ऑफिस तक एक मार्च निकलता था और बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारियां हैं, इसके अलावा जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं देश भर में विरोध प्रदर्शन करते थे। तो राजनीति बहुत पहले से होती आई है। गांधी परिवार का जब भी जिक्र आता है, गांधी परिवार अपने आप को इस तरह से पेश करता है कि मानो वो निर्दोष है और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब अगर हम मामले को देखें तो ये मामला कितना गंभीर है आप खुद इससे समझ सकते हैं कि जिस रियल एस्टेट कारोबारी का नाम सामने आ रहा है, जिससे रॉबर्ट वाड्रा ने भी 40 एकड़ के 3 जो बड़ी संपत्तियां हैं वो खरीदी थी 2005-2006 में और 2010 में फिर से ही उसी कारोबारी को वो वापस कर दी गई। इसके अलावा जिस थम्पी का नाम सामने आ रहा है वो थम्पी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी है और लंबे समय तक उनका सहयोगी भी रहा है। और ये कहा जाता है कि संजय भंडारी ने लंदन में जिन प्रॉपर्टियों को खरीदा है, जो बेनामी प्रॉपर्टियां हैं, उसमें थम्बी ने इन्वेस्टमेंट किया था और थम्बी ने भी जो रियल एस्टेट कारोबारी है उससे ज़मीन खरीदी थी। चूँकि प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम पहली बार इस पूरे मामले में सामने आया है और उसका कारण ये भी है क्योंकि उसी रियल एस्टेट कारोबारी से जो जिससे रॉबर्ट वाड्रा ने ज़मीन खरीदी थी, प्रियंका गांधी ने भी ज़मीन खरीदी और करीब करीब उसी समय ज़मीन खरीदी गई। रॉबर्ट वाड्रा ने 2005-2006 में खरीदी,
प्रियंका गांधी ने 2006 में वो ज़मीन खरीदी, रॉबर्ट वाड्रा ने देखें तो दिसंबर 2010 में वापस कर दी और प्रियंका गांधी ने उन ज़मीनों को जनवरी 2010 में वापस कर दिया। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आप एक व्यक्ति से ज़मीन खरीदते हैं, कुछ समय के बाद उसी व्यक्ति को जो ज़मीन है वो वापस कर देते हैं। दूसरी, चूँकि जो थम्पी है उसने भी ज़मीन खरीदी थी और संजय भंडारी जिसका नाम आ रहा है वो भी इनके काफ़ी करीबी है, तो निश्चित तौर पर ये पूरा का पूरा जो मामला है वो तीनों के अंदर कह सकते हैं कि बुरी तरीके से मिला हुआ है और कहीं ना कहीं इन्होंने लाभ लेने के लिए बड़े पैमाने पर इस तरह का खेल खेला। और ये कोई पहली घटना नहीं है, आप देखें हरियाणा में जो मानेसर है वहाँ पर भी इस तरह का मामला सामने आया था। बीकानेर में जो ज़मीन खरीदी गई थी किसानों से और बहुत ही कम दामों पर उस ज़मीन को खरीदा गया और बड़े पैमाने पर उसी ज़मीन को फिर बहुत ऊंची कीमतों पर उस ज़मीन को बेच दिया गया। तो ये एक बड़ा खेल है जो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। आपने देखा होगा कि हरियाणा में किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा और उनकी जो कंपनी है स्काईलाइट, उसके ऊपर तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगे, जांच भी बैठाई गई, सीबीआई ने भी जो मामला है उसमें दर्ज किया था, ईडी भी इस मामले में कार्रवाई कर रही है। अब प्रियंका गांधी का नाम आना निश्चित तौर पर उनकी जो मुश्किल है वो बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि पहली बार ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम आया है। जी, निश्चित तौर पर एक बात और भी समझना चाहेंगे कि ये जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, क्या कोई इसमें जो दूसरी एक चार्जशीट फाइल होती है बाद में कॉम्प्लीमेंट्री, माफ़ कीजिएगा, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, या उसमें या आगे जब मामले की जांच और आगे बढ़े तो क्या प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा को इस मामले में भी उनके खिलाफ आरोप दाखिल किए जा सकते हैं, इस तरह से जाँच हो सकती है? देखिए, बिल्कुल हो सकती है। हालांकि अभी की अगर आप देखें चार्जशीट में तो उस चार्जशीट में प्रियंका गांधी को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन चार्जशीट में नाम आना और ख़ास तौर से एक ही रियल एस्टेट कारोबारी जिसका जिक्र हो रहा है एचएल पाहवा, और उसी से रॉबर्ट वाड्रा ने भी ज़मीन खरीदी, उसी को रॉबर्ट वाड्रा ने भी ज़मीन बेची। और चूंकि रॉबर्ट वाड्रा पति हैं प्रियंका गांधी के और प्रियंका गांधी ने भी उसी प्रॉपर्टी डीलर से ज़मीन खरीदी और फिर उसी को उसी समय के आसपास उसको दोबारा से बेच दिया। और चूंकि थम्पी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी है तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी उसके बारे में भी काफ़ी जानती होंगी और चूँकि उनके पति के करीबी हैं तो उनसे भी उनकी पहचान होगी। तो आगे जब ईडी इस पूरे मामले में जांच करेगी, तमाम जो नए तथ्य हैं वो सामने रखेगी, चाहे संजय भंडारी से पूछताछ की बात हो या थम्पी से पूछताछ की बात हो, उसके बाद जो नए तथ्य निकलकर सामने आएंगे तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में वो और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और प्रियंका गांधी की भूमिका और ज़्यादा बेहतर तरीके से ईडी अदालत में सामने रखेगी। ठीक बात है, चलिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह बता रहे थे कि किस तरह से ये पूरा मामला है और चूंकि चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम है तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए और प्रियंका गांधी के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी कांग्रेस की चर्चा करेंगे कि 138 साल की कांग्रेस का नया संघर्ष, क्योंकि आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे कांग्रेस का। आज स्थापना दिवस है, 138 साल की कांग्रेस हो गई है लेकिन उसको अभी भी संघर्ष करना पड़ रहा है और संघर्ष के नए मुद्दे खोजने पड़ रहे हैं। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है और आपको अगर इतिहास के बारे में पता हो तो मुंबई में इस 1885 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है। मुंबई में शुरू हुई पार्टी की यात्रा इतने वर्षों में क्यों भटक गई, इस पर आत्मचिंतन होना है। कभी पूरे भारतवर्ष में फैली कांग्रेस आज महज 3 राज्यों में सिमट गई है, लेकिन दावा 2024 में दिल्ली का तख्त हासिल करने का है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि तैयार हैं हम, लेकिन कितना तैयार हैं और किस तरह से, ये बड़ा सवाल है। नागपुर में आयोजित रैली पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम अपनी विचारधारा का नागपुर से संदेश देना चाहते हैं। नागपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का
मुख्यालय है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम विचारधारा से कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन 28 दलों की विचारधारा के सामने झुकने को तैयार दिख रही है। हम बात इंडी गठबंधन की और विपक्षी गठबंधन की कर रहे हैं, और ऐसे में परसेप्शन की सियासत को आगे बढ़ाती कांग्रेस अपने संगठन को लगभग पीछे छोड़ चुकी है। तमाम कार्यकर्ताओं की जो आवाज है वो दब जाती है, ये देखने में आता है। राम मंदिर के भव्य आयोजन से पहले पार्टी ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा निकालकर ध्यान बटाने की कोशिश की है। ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक पार्टी को आगे बढ़ाने का अपना इतिहास रहा है। तो पार्टी लगातार संघर्ष करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी क्यों एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई, ये एक बड़ा सवाल है। क्यों एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई, क्यों कुछ चेहरों तक सीमित रह गई, और आज राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पीएम मोदी का व्यक्तित्व और चेहरा है, जिसके सामने उनको खड़े होना है। और पार्टी अपने निशाने पर आरएसएस को रखती है। कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी की तोड़ ढूंढने के बजाय उन्हें कमतर आंकने की कोशिश करती है, यानी कि राहुल गांधी आरएसएस के सामने खड़े होने की अपनी बात दिखाते हैं। जबकि सबसे बड़ा सवाल है कि क्षेत्रीय क्षत्रप अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन जैसे नेता कांग्रेस पार्टी को कमतर आंक रहे हैं। फिर पार्टी को गठबंधन से क्या हासिल होने वाला है? और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि स्थापना दिवस पर हमारा कर्तव्य बड़ी संख्या में एकत्रित होने वाले देश भर में यह संदेश देना है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी अपनी विचारधारा से दूर नहीं जाएगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हम इस नागपुर से संदेश देना चाहते हैं। 2024 का आगाज कर रहे हैं आज से, ये कह सकते हैं। ये देखो, हर चीज में इलेक्शन नहीं होता, ये तो सेलिब्रेशन है, और इसमें हमारे लोगों को डेफिनेटली संदेश देंगे कि 2024 को भी हम उस दृष्टि से भी अपने को काम करना है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के जयराम विप्लव जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है जयराम विप्लव जी। हमारे साथ इसके अलावा इस खबर पर बातचीत करने के लिए प्रियंका गुप्ता जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करेंगे। कितना महत्वपूर्ण अवसर है ये कांग्रेस के लिए, और कितना महत्वपूर्ण है आत्मचिंतन, क्योंकि आपने हमारी रिपोर्ट देखी कि 1885 में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में शुरू हुई थी कांग्रेस, और आज 3 राज्यों में सिमट गई है। कभी अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री हुआ करती थी। निखिल, जाहिर सी बात, मैं आपकी ही रिपोर्ट से आता हूं कि आपने जो रिपोर्ट में अभी जो मोटी मोटी बातें बताई है कांग्रेस के 138 साल के इस इतिहास पे नज़र रखते हुए और उनके एक सफ़र पे, तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि आज कांग्रेस कहाँ है। हो सकता है कि इसके चिंतन कांग्रेस पार्टी के लोग खुद कर रहे होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जो आपने अपनी रिपोर्ट में उठा रहे थे कि कांग्रेस क्या आज सिर्फ परसेप्शन की सियासत कर रही है। ये परसेप्शन की सियासत इसलिए कि अगर नागपुर की रैली को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि हम विचारधारा अपनी देश में संदेश देना चाहते हैं, इसलिए हमने नागपुर को चुना है, तो ये उनसे ज़रूर पूछा जाएगा कि 28 दलों के पार्टी का वो इंडिया गठबंधन में का जो उनको अपना एक नेतृत्व का भी शायद मौका मिलने वाला है, तो वो कौन सी विचारधारा है? समाजवादी पार्टी का विचारधारा है, या डीएमके का विचारधारा है, या किसके विचारधारा को साथ लेके, या किसको अपनी उनकी विचारधारा को अपने में मिला के वो आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि डीएमके की तरफ से जब आया था सनातन को ख़त्म करने की बात को, तो शायद मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई कमेंट नहीं आया था, उनका बेटा ने कम से कम उदयनिधि स्टालिन को सपोर्ट किया था। तो कौन सी विचारधारा और किस विचारधारा को आगे ला के जा रहे हैं, ये शायद उनको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें बताना पड़ेगा। रही बात, जब आप कह रहे थे कि 138 साल की इस पार्टी को जिस दौर में अभी गुजर रही है, वो परसेप्शन की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि देखिए 22 तारीख को लेके जो राम जन्मभूमि में का जो मंदिर का शिलान्यास का, तो आप कह राम लला की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 तारीख को, उसको लेके देश में जो एक उत्सव का माहौल बना है, जो लोग करोड़ों करोड़ लोग वहाँ पहुँचने के लिए बेताब हैं, ये अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए अगर ये कहा जाए कि राहुल गांधी की ये यात्रा 14 तारीख से शुरू हुई है, इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी की अब तक
भारत जोड़ो यात्रा थी, ये भारत न्याय यात्रा कैसे बदल गई है, ये सारे सवाल हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे निखिल, कि आप 28 दलों के इस गठबंधन में कांग्रेस पार्टी कहाँ है, यह ढूंढने के लिए कांग्रेस को सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत हो रही है अपनी सीट शेयरिंग में। कि आप चाहे बिहार देख लीजिए, बंगाल चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, ऐसे कई स्टेट हैं जो बड़े स्टेट हैं, वहाँ कांग्रेस पार्टी को अगर ड्राइविंग सीट से बाहर किया जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि 138 साल के इस कांग्रेस का अपना वजूद क्या रह गया है। बिल्कुल। प्रियंका जी के पास जाएंगे। प्रियंका जी, आपने सुना और ये भी बात है कि जो तमाम क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, अभी एक लंबी लिस्ट गिनाई गई अखिलेश यादव से लेकर स्टालिन तक, ये दरअसल आप ही के वोट बैंक पर फले फूले सब, और आज आपको उनके साथ गठबंधन करना पड़ रहा है। जिसको कह रहे हैं कि पूरे देश के कोने कोने तक फैली कांग्रेस आज 3 राज्यों में सिमट कर रह गई है, वहां पर जिसकी उसकी सत्ता है। कितना बड़ा आत्मचिंतन का विषय, और कैसे परिवर्तन लेकर आएंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, ये लोकतंत्र है और ये डेमोक्रेसी इसीलिए होती है कि यहाँ सबको बराबर अधिकार होता है कि किसे जनता चुनती है वो अपने सत्ता में रहता है। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरह से कांग्रेस की मूल अवधारणा में सत्य, अहिंसा, एकता, अखंडता और उसके साथ में भाईचारा, जो देश के विकास और उसके स्वर्णिम विकास में बल्कि मैं कहूंगी पूरी तरह से लगा रहा। मैं आज भी ये कहना चाहूंगी, आज भी IIM हो, IITs हो या एम्स हो, इस जैसी संस्थाओं का कोई जोड़ नहीं। और देश के विकास की अगर बात की जाए तो चाहे महिलाओं का योगदान हो, मैं उन सबको नमन करती हूँ और सबको बधाई देती हूँ जिन्होंने मौका दिया इस कांग्रेस पार्टी को देश के संचालन का, मौका दिया इस देश के लोगों की सेवा करने का। कहीं ना कहीं आज हमें ये रैली करने का जो मकसद है वो सिर्फ और सीधे तौर पर ये है कि हम बताना चाहते हैं कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं देश की सेवा के लिए। ये था प्रियंका जी कि आखिर क्यों कट गए पब्लिक से? ये तो बात है कि आप लोग, आप जो बता रही हैं, आप विचारधारा आपकी निश्चित तौर पर रही है, देश में आपका शासन रहा है इतने लंबे वर्ष तक, लेकिन पब्लिक के बीच में अविश्वास का क्या कारण रहा? देखिए, मुझे लगता है कि आज भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से अयोध्या में श्री राम जी का जो मंदिर है वो भी कंप्लीट भी नहीं हो पाया, पर उसका इनॉग्रेशन करने की जल्दबाजी इतनी ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी को कि आप देखिए कि एक तरह का डर साफ दिखता है। भारतीय जनता पार्टी आज भी अगर डरती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से डरती है और उसकी नीतियों से डरती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जोड़ने की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी तोड़ो और राज करो, फूट डालो और राज करो, इसमें विश्वास रखती है। जिस तरह से मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ प्रियंका जी, लेकिन आपका सवाल का जवाब जयराम विप्लव जी से जरूर ले रहे हैं। मैंने पूछा था कि क्या वजह रही अविश्वास की कि जनता के बीच में विश्वास खो दिया कांग्रेस ने। बहरहाल जयराम विप्लव जी, आपने सुना वो आपके ऊपर यह आरोप है कि आप लोग राम मंदिर का जो अभी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है वो बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं, और आप तोड़ने की बात करते हैं, कांग्रेस जोड़ने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। यही कारण है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 2019 के पहले चुनाव में इनके नेता गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि चुनाव आने वाला है, इसलिए अभी फैसले को और आगे तक टाला जा सकता है, इसको टाला जाना चाहिए। 500 वर्षों से अधिक समय के संघर्ष के बाद श्री राम लला अपने जन्म स्थान के गर्भगृह में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो इसलिए पूरा देश आशान्वित था, पूरा देश आज खुशी मना रहा है। इनको अब भी उसमें दिक्कत हो रही है, इनको 500 वर्षों का जो इंतजार है वो कम लग रहा है, तो इनकी मानसिकता दिखती है। दूसरी बात, मैंने जो शुरू में कहा कथनी और करनी का अंतर, ये कहते हैं कि हम भारत जोड़ेंगे, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र जो स्टेट गवर्नमेंट में मंत्री भी हैं वो सनातन को लेकर जहरीला बयान दे देते हैं। इनके पार्टी के जो प्रमुख सलाहकार हैं उनको हिंदू धर्म, मंदिर और बाकी चीज सनातन से इतना चिढ़ है, और डीएमके के नेताओं के जहरीले बोल पर, चाहे उत्तर और दक्षिण को बांटने की बात हो, हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी की बात हो, या यूपी बिहार के लोगों के अपमान करने की बात हो, एक शब्द किसी ने कुछ कहा? राहुल गांधी इस पर कुछ बोलते हैं? एक तरफ नीचे अपने नेताओं के माध्यम से, अपने गठबंधन के दलों के माध्यम से ये देश को तोड़ने का काम करते हैं, दूसरी तरफ ऊपर ये सत्य, अहिंसा, सद्भावना, भाईचारा की बात करते हैं। 70 वर्षों के इतिहास में लोगों ने देखा है
कैसे 10,000 से अधिक दंगे हुए। इस देश में सांप्रदायिक हिंसा का, कांग्रेसी सत्ता का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। जिस दिल्ली में हम बैठे हैं उसकी धरती भी लहूलुहान करने वाले यही लोग थे। तो भाईचारा जैसे शब्द अच्छे नहीं लगते। और एक बात कह दूं, 138 बरस का क्यों मना रहे हैं आप स्थापना दिवस? आप 76 बरस का मनाइए। 1947 के बाद जब नेहरू जी ने राजनीतिक कांग्रेस की स्थापना की, जब गांधी जी के मना करने के बावजूद राजनीति के लिए जो आजादी में प्रयुक्त हुआ अग्रणी संगठन था, उस संगठन का दुरुपयोग किया, तो 76 वर्षों की स्थापना मनाइए। और अब तक जो सत्ता में किए गए आपके कुकर्म थे उसको जनता को बताइए। ठीक है, ठीक है, फिर जनता विश्वास कर लेगी। ठीक है, ठीक है। मैं प्रियंका जी के पास जाऊंगा, उससे पहले मैं विनोद मिश्रा जी के पास जाऊंगा। विनोद मिश्रा जी, आपने देखा कि तमाम जो सारे पोस्टर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें वो लिखते हैं कि तैयार हैं हम। आपको लगता है कि ये जो एक टोकनिज्म की पॉलिटिक्स, चाहे वो आरएसएस के हार्टलैंड से जाकर रैली करने की बात हो या फिर इस तरह की न्याय यात्रा निकालने की बात हो, कांग्रेस रिवाइव करने की कोशिश तो कर रही है लेकिन लोगों से जुड़ नहीं पा रही है। निखिल, देखिए, प्रियंका जी के जवाब तो आप अभी दे रहे थे विपल्लव जी, उनका अपना है, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता है। लेकिन मैं जो अपनी रिपोर्ट पे हूँ, जो हमने आज जो इस डिस्कशन के लिए अपने मेहमानों को बुलाया है, सवाल हम 138 साल के इस कांग्रेस का और उनके विचारधारा को लेके बात जब कर रहे थे, तब सवाल जरूर ये उठेगा कि जो बात अभी विपल्लव कह रहे थे कि 50 आप ये आज़ादी के बाद की कांग्रेस और आज़ादी से पहले की कांग्रेस, तो एक कांग्रेस जो सामाजिक क्रांति के रूप में देश के जनमानस की एक पार्टी बनी थी, देश के जनमानस की एक पहचान बनी थी, और आज़ादी के बाद वो कांग्रेस क्यों एक परिवार की पार्टी बन गई, ये तो जरूर पूछा जाएगा। प्रियंका जी बता सकते हैं कि 19-20 साल तक तो सिर्फ सोनिया गांधी इस पार्टी की अध्यक्ष रही है, उसके बाद जितने भी इनके प्रधानमंत्री हुए हैं सब कमोबेश पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये बात देश देख रहा है या उनको पता है, इतिहास के लोग भी इस बात को जान रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आज जिस तरह से राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक तरफ से लगी हुई है, और उसके एवज में आप पीएम मोदी को क्या एक चेहरा के सामने में आप हर बात में एक आरएसएस को खड़ा करते हैं। नागपुर से अगर आपने रैली का आज ये किया है और आप कह रहे हैं कि मिशन 2024 का ये हमारा आगाज है, आप शंखनाद कर रहे हैं कि हम तैयार हैं, तो अब तैयार किसके खिलाफ में हो रहे हैं? वो पार्टी नहीं है, वो एक सांस्कृतिक संगठन है। आपको जिसके खिलाफ में खड़ा होना चाहिए था, शंखनाद करना चाहिए था, वो दिल्ली में है, और दिल्ली के बजाय आप अगर नागपुर जा रहे हैं तो ये कहा जाएगा कि आप लोगों को भटका रहे हैं, भरमा रहे हैं। ये हमारा एक सवाल था। दूसरा, जो परसेप्शन की बात मैं कह रहा हूँ कि अगर इतनी जोर तोड़ से ब्रांडिंग हुई थी भारत जोड़ो यात्रा की, ये भारत जोड़ो यात्रा के सेकंड पार्ट आते आते भारत जोड़ो भारत न्याय यात्रा क्यों बन गई? अब भारत न्याय यात्रा क्यों बन गई, ये बात तो प्रियंका जी बेहतर बताएंगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी को जिस तरह से ममता बनर्जी ने चौथी मीटिंग में इंडिया गठबंधन में रिजेक्ट कर दिया था, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम वो लेके सामने में आई, तो क्या ये राहुल गांधी का रिलॉन्चिंग है? ठीक है। तो आप एक ही शख्स को, परिवार के एक ही व्यक्ति को कितने बार रिलॉन्च करेंगे? ठीक है, ये सारे सवाल प्रियंका जी आपके पास तो है ही, लेकिन ये सवाल भी उठेगा कि एक ही परिवार की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी। ऐसा दिखता है जो आपका नेतृत्व है वो सब गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही है। और सबसे खास बात है जो कहा गया कि कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी न्याय यात्रा, और अभी आपने देखा जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जिस तरह से आया, इसको क्यों ना ये देखा जाए कि राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की कवायद है, जैसा कि विनोद जी कह रहे थे। ठीक है, मुझे लगता है एक बार अगर आप पूरे स्वरूप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव यदि होता है तो उस पर वोटिंग होती है और सबके सामने होती है। आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, कैसे कुर्सी जो है कितने साल में हुआ आपके यहाँ? तो कहीं ना कहीं देखने को ये मिलता है पार्टी किसकी है और कहाँ लोकतंत्र होता है, ये आपको साफ देखने को इससे मिल जाएगा। अभी आप बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो है रीलॉन्चिंग, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ही चेहरा रह गया, परंतु कांग्रेस पार्टी में हमेशा से आप देखें अध्यक्ष की बात हो तो लगातार अध्यक्ष बदलते रहे हैं और समय समय पर किसी एक परिवार का कब्जा नहीं रहा है। और मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के कोई इलेक्शन हुआ है? अगर हुआ है तो बता दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और रही बात अभी जमीनों की बात आप कर रहे थे, जहां तक मुझे पता है हरियाणा की जो सरकार है, हरियाणा और पंजाब कोर्ट में जाकर उन्होंने ये कहा कि जमीन की खरीद फरोख्त में कोई भी अनियमितता नहीं बरती गई है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, हरियाणा में तो इनकी सरकार है,
आज फिर जब चुनाव आ रहे हैं तो 19 के चुनाव का जो पूरा एक प्रोपेगेंडा था वो फिर से आप 24 के चुनाव में ले आए। आपके पास कोई मुद्दे नहीं। आप ये नहीं बता सकते कि आपने कितने कॉलेजेस खोले हैं, आप ये नहीं बता सकते कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया, आप ये नहीं बता सकते कि आपने 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था वो झूठा था, आप ये नहीं बता सकते कि आपने देश पे 100 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया, आप ये नहीं बता सकते गरीब आज भी 32 करोड़ गरीब है, 10% बेरोजगारी की दर है। आप कहाँ किस भारत की बात कर रहे हैं? आप किस इंसाफ की बात कर रहे हैं जहाँ पे महिलाएं बैठकर रोती हैं? जो खिलाड़ी है हमारी दिल्ली के जंतर मंतर पर रोए, आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोती हैं, अपने खेल से संन्यास लेती हैं, अपने सपनों का जो है बलिदान। ठीक है, इसका जवाब जयराम विप्लव देंगे कि किस तरह जी, क्या इसीलिए हमने जो है बलिदान दिए थे। और ये वो बात करें कि आजादी में इनकी भूमिका क्या थी, आजादी के पहले इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था, ये तो अंग्रेजों के गुलाम थे और ये अंग्रेजों के साथ जो है, चलिए अंग्रेजों का गुलाम तो पूरा देश था, अंग्रेजों का गुलाम तो प्रियंका जी पूरा देश था। चलिए एक कांग्रेसी का नाम बताओ जिसको फांसी हुई, एक कांग्रेसी का नाम बताओ जिसको काला पानी हुई। ये सब पढ़ के आइए, इतिहास पढ़िए। मोतीलाल नेहरू की चिट्ठियां सार्वजनिक हो चुकी हैं जहां वो माफी मांगते हुए नेहरू जी को छोड़ने की बात करते थे। अब सुनिए, आपने बहुत सारे आरोप लगाए, अब सिलसिलेवार उसका उत्तर सुनिए। पहली बात तो प्रियंका जी उत्तर सुन लीजिए, थोड़ा अपनी ही पार्टी का इतिहास पढ़ना चाहिए। 24 वर्षों के बाद चुनाव हुए थे अभी, और वो चुनाव कितना सच्चा था। ये खड़गे जी ने जयराम जी एक मिनट। प्रियंका जी अगर आप कुछ और कहना चाह रही हो, प्रियंका जी आप मुझे लगता है अपनी बात अगर कह चुकी हो तो एक एक करके देते हैं। जयराम विप्लव जी आप बोले, एक दूसरे के ऊपर मत बोले जी। जयराम विप्लव जी जी देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें कही, दर्शक सुन रहे होंगे, मैं सिलसिलेवार उत्तर देने का प्रयास करता हूं जी। 24 वर्षों के बाद एक चुनाव का प्रयास इन्होंने दिखाया जिसमें माननीय खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया गया। कुछ समय बाद ही सार्वजनिक मंच से खड़गे जी ने कहा, अब बीच में अगर आप बोलेंगे तो इनकी आवाज कृपया चलिए आप बोलिए। और खड़गे जी नहीं, ऐसे बार बार बोलेंगे, वहीं से शुरू करना पड़ेगा ना। 76 वर्षों का इतिहास जो बताना है। देखिए, इन्होंने 24 वर्षों के बाद एक ही परिवार का लगातार पिछले 24 साल से इनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उसके बाद एक चुनाव होता है और खड़गे जी स्वयं चुनाव में ये स्वीकार करते हैं कि मैं सोनिया जी की कृपा से बनाऊं, मैं राहुल जी की कृपा से बनाऊं। ये उनका बयान है जो पूरी देश और दुनिया ने देखा है। दूसरी चीज, आज अब बीच में प्रियंका जी जब आप बोल रही थी तो कोई बोल नहीं रहा था, आवाज कम करा। प्रियंका जी जब आप बोल रही थी तो कोई बोल नहीं रहा था, बोलने दीजिए। बौखलाहट में मत आइए। फिर इन्होंने कहा कि 100 गुना कर्ज बढ़ गया, 100 गुना कर्ज बढ़ गया। कौन सा कर्ज? विदेश से कितने लाख करोड़ रुपए का कर्ज मिला है आपको पता है? पता होता नहीं है, जानकारी होती नहीं है, बोलते हैं 3.84 लाख करोड़ यानी जीडीपी का। अरे भाई इनकी आवाज बंद कराइए भाई, ऐसे तो प्रियंका जी एक एक करके बोले, अभी आपको फिर मौका देंगे आप। नहीं इस तरह से नहीं होगा। देखिए नहीं देखिए जयराम विप्लव जी आप उत्तेजित मत होइए। प्रियंका जी सुनने के इनके अंदर क्षमता नहीं होती है, आप सुनिए तो आपको फिर मौका देंगे ना बोलने के लिए। 22वीं बार राहुल गांधी फेल हो गया तो मैं थोड़ी जिम्मेवार हूँ। मम्मी को बोलते थोड़ा पढ़ा लिखा के बच्चे को थोड़ा दुरुस्त बनाते, राजनीति अच्छी समझाते। अरे प्रवक्ता होकर आप कितना डिफेंड कर लेंगी? राहुल गांधी एक फेल मटेरियल है, वो पास नहीं होने वाला है। आप आंखों पे पट्टी बांधकर बैठे हैं। मुझे आप मौका दीजिए प्लीज। मैं वापस आऊंगा जयराम विप्लव जी के पास, लेकिन अभी फिलहाल विनोद मिश्रा जी के पास जाऊंगा। विनोद मिश्रा जी आप देख रहे हैं लगातार। एक तो मैं बीच में ये कहना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज एक दूसरे के ऊपर ना बोला करें। और मैं प्रियंका जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब आप बोल रही थी तो कोई बीच में नहीं बोल रहा था। अब जब फिर आपकी बारी आएगी आप अपने सारे पॉइंट्स नोट कर लें, जो इन्होंने कहना है वो उनको कहने दीजिए, उसके बाद आप उनका जवाब दे दीजिएगा। फिलहाल मैं विनोद मिश्रा जी के पास आता हूं। विनोद मिश्रा जी, आपको लगता है कि ये जो पूरा संघर्ष है ये 2024 के सामने एक फेस रखने का है और यही वजह है ये न्याय यात्रा से लेकर के ये जो रैली रखी जा रही है? बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिएगा, मैं जयराम विप्लव के पास फिर जाऊंगा, वो अपनी बात कह नहीं सके। नहीं मैं बीच में आ नहीं रहा हूँ। मैं बस मैं दोनों मेहमानों को आग्रह कर रहा हूँ कि ये ऐसे डिस्कशन का तो कोई मतलब नहीं होता। प्रियंका जी आपके अपनी बात आपने कही है, बड़ी धैर्य के साथ हम लोगों ने सुना है, मैंने भी सुना, एंकर ने भी सुना, आपके बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो भी सुन रहे थे।
अब सवाल है कि आप जो नैरेटिव कर रहे थे, क्या वो ही नैरेटिव को हम लोग भी मानते हुए आपकी बात को आगे बढ़ाते रहें, या आप उसका जवाब भी सुनने के लिए तैयार होंगे? कौन सा चुनाव हुआ था? आप एक सामान्य बात है, मेरा एक सवाल है, कौन सा चुनाव हुआ था? CWC का चुनाव आपके यहाँ पिछले 30 साल से नहीं हुआ है। आपको मैं जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, CWC का चुनाव पिछले 30 साल से नहीं हुआ आपके यहाँ। कौन सा CWC था जो आपका अध्यक्ष को चुन लिया? ये सब चीजें जो लोगों को आप बताइए, अपने नैरेटिव में आप बता रहे हैं, आप बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, अपनी बात रखिए, लेकिन जब कोई दूसरा मेहमान बोल रहे हैं तो उनकी बात आप सुन लीजिए प्लीज। कि आप उनको गलत साबित कर दीजिएगा, वही बात आपको बार बार कही जा रही है। ऐसे एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो कैसे चलेगा? प्रियंका जी मुझे केवल मैं सुनिए, मैं टाइम बाउंड कर दे रहा हूँ प्रियंका जी, मैं टाइम बाउंड कर दे रहा हूँ। पहले 40 सेकंड का समय, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं जयराम विप्लव जी को, उसके बाद उतना ही आपको दे दूंगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। जयराम पिछला भी दीजिएगा ना, पिछला कौन देगा? अभी आप जल्दी से अपनी बात। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण, देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ बोलना कांग्रेस की फितरत में शामिल हो गया। इन्होंने कह दिया 100 लाख करोड़ का कर्जा। अरे किससे कर्जा ले लिया? विदेशी कर्जा कितना आपको मालूम है? 2014 में 3.8 लाख करोड़ का विदेशी कर्जा था, यानी GDP का 23.2%, और 2023 में ये 5.66 लाख करोड़, यानी GDP का 18.7%। देश की जनता भी इन सब बातों को जानती है, देश की जनता भी देख रही है। भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंची है। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री आपने दिया था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था का भी बेड़ा गर्क किया, महंगाई को डबल डिजिट में रखा, देश की विकास दर नीचे गई, और 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला उसी मनमोहन सरकार में 10 जनपद के दरबारियों ने किया, और लाखों करोड़ रुपए 10 जनपद के फोन पर जो बैंकों से लोन मिला उसको लेकर भागने वालों की लंबी फहरिस्त है, जिनको पकड़ के उनके पैसे भी सीज कर रहे हैं, उनकी संपत्ति भी जब्त कर रहे हैं और पकड़ रहे हैं। और उसी में से एक भ्रष्टाचारी गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग भी हैं जो जमानत पर चल रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ताजा जांच चल रही है बहन प्रियंका वाड्रा की। शायद यही कारण है कि उनको जांच की भनक लगते ही उत्तर प्रदेश के महासचिव पद से हटा दिया गया, उत्तर प्रदेश का प्रभार ले लिया गया, क्योंकि बड़ा बवाल होने की आशंका रही होगी। तो कांग्रेस पार्टी कृपया जब भी बोले तो शब्दों को तोल कर बोले, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर है। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये नकली गांधियों की कांग्रेस है। चलिए, आपका पॉइंट आ गया प्रियंका जी कुछ जो सवाल पूछे गए उसका जवाब दीजिएगा। सवाल ये पूछे गए थे कि पब्लिक क्यों दूर हट गई आप लोगों से, उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। आत्मचिंतन की जरूरत कितनी है, क्यों राहुल गांधी को बार बार रीलॉन्च करना पड़ रहा है, इस पर भी कुछ बात कहिए। और जो जयराम विप्लव जी ने कहा है उसका जवाब देने का हक आपके पास है, लेकिन मैं बार बार कहता रहा हूं कि एक दूसरे के ऊपर ना बोलें। चलिए, अपनी बात कहिए। देखिए, एक चीज होती है कि ये आदमी प्रोग्रेस की बात करे, पर यहाँ तो बात 80 और 20 की राजनीति की होती। इनकी जो राजनीति होती है वो कब्रिस्तान और शमशान घाट की राजनीति करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो राजनीति को सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश कहाँ जा रहा है। आप कर्ज की बात कर रहे हैं, अरे आप उठा के देख लीजिए, 100 गुना ज्यादा कर्ज हो चुका है। आप ये बताइए कि कौन सा कर्ज हो गया, विदेशी कर्ज कितना है बताइए ना। हम अपने ही देश के एसेट को किसी और काम में लगाते हैं, उस कर्ज को आप तुलना मत करिए। है कि भारतीय जनता पार्टी को तो आजाद हुई है। ठीक है, चलिए, अब इस तरह से हमारी चर्चा चल नहीं पाएगी एक दूसरे के ऊपर बोलते हुए। 138 साल की कांग्रेस का नया संघर्ष है, और मैं इस चर्चा को यहीं वाइंड अप करूंगा। मेरे पास एक ब्रेकिंग खबर भी आ रही। फिलहाल तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा, जयराम विप्लव जी आपका, प्रियंका जी आपका, और विनोद मिश्रा जी आपका। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।